वेलकम बैक डियर फ्रेंड्स। अपन लोग ट्रेड निगोशिएशन ये वाले टॉपिक के अंदर है। चैप्टर नंबर 4 ऑफ योर इकोनॉमिक्स। इसके पहले लेक्चर में अपन लोग क्या गो थ्रू करें, वेरियस रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट्स। ठीक है, जैसे कस्टम यूनियन देखा अपन ने, कॉमन मार्केट्स देखा, उसके बाद में ट्रेडिंग ब्लॉक्स देखा, रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट्स देखा, यूनिलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट्स देखा और फिर बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट्स देखा। फिर उसके अंदर अपन लोगों ने एंड करते करते अपन लोगों ने क्या देखा था कि ये सब ट्रेड एग्रीमेंट्स को ओवरव्यू करने के लिए गैट का निर्माण किया गया था। ठीक है, गैट भी कितने समय चला? गैट चला कम से कम 48 ईयर्स। 1948 से लेकर 1994-95 तक के गैट चल रहा था। लेकिन क्योंकि 94-95 के बाद में क्या स्टार्ट हुआ पता है क्या? ग्लोबलाइजेशन स्टार्ट हुआ, टेक्नोलॉजी का शेयरिंग स्टार्ट हुआ, लोगों का ज्यादा ट्रेड के ऊपर जोर बढ़ा। ठीक है, ज्यादा मोबिलिटी स्टार्ट हुई लोगों के बीच में, गुड्स के बीच में, सर्विसेज के बीच में। तो ये सारी चीजें गैट में कवर्ड नहीं थी। ग्लोबलाइजेशन वगैरह ये सारी चीजें गैट के अंदर कवर्ड नहीं थी। एग्रीकल्चर वगैरह के बारे में गैट में कुछ बोला नहीं गया था, बाकी सारी चीजों के बारे में कुछ बोला नहीं गया था। तो फिर क्या हुआ, इस आईटी वगैरह का इतना एडवांसमेंट हुआ नहीं था 94 के पहले तक। 95 94 90 जब 20th सेंचुरी के स्टार्टिंग में ये सब चीजों की शुरुआत हुई, तो फिर क्या हुआ, नया एक बॉडी बनाने की जरूरत थी। तो गैट का रिलेवेंस खत्म हुआ, गैट को खत्म किया गया और उसके बाद में डब्ल्यूटीओ का जन्म हुआ। ठीक है, डब्ल्यूटीओ का जन्म हुआ 1994 से। फिर यहाँ पे क्वेश्चन पूछा था कि गैट को क्यों बंद किया गया और गैट का रिलेवेंस क्यों कम हुआ। तो देखो क्या रीजन थे इसका, क्वेश्चन पूछा जाता है इंटर में काफी बार कि व्हाई डिड द गेट लूज इट्स रिलेवेंस बाय 1980, क्यों उसको खत्म करके अपने को डब्ल्यूटीओ बनाना पड़ा। इट वाज ऑब्सोलीट। ऑब्सोलीट मतलब कि वो समय के साथ में उसके जो टेक्नोलॉजी थी, उसके जो लॉ थे वो उतने एडवांस नहीं थे, पुराने जमाने वाली थे। 1950 में जो काम चलता था वो 1990 में आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, 2020 में जो काम चल रहा था 2050 में नहीं रहेगा। आईटी का और भी एनेबलमेंट हो जाएगा, पेमेंट और भी फास्टर हो जाएंगे, ग्लोबलाइजेशन और भी बढ़ जाएगा। मतलब क्या कि समय के साथ में फास्ट इवॉल्विंग कंटेम्प्रेरी जो इकोनॉमी अपनी जो बढ़ती जा रही थी, हर देश की इकोनॉमी आगे बढ़ रही थी, उस हिसाब से गैट में वो सारी चीजों के बारे में बोला नहीं गया था। ग्लोबलाइजेशन का जो सब चीजों का था वो गैट में कुछ नहीं था। जैसे आईटी के बारे में कुछ नहीं था, इंटेंजिबल एसेट्स के बारे में कुछ नहीं था, सर्विसेज के बारे में कुछ नहीं था, एग्रीकल्चर गुड्स के बारे में कुछ भी नहीं था। ये सब चीजों के बारे में गैट में कुछ दिया ही नहीं रहता था। दो कंट्रीज अगर एग्रीकल्चर गुड्स के बारे में ट्रेड कर रहे, उसके अंदर ट्रेड कर रहे, फिर दो कंट्रीज टेक्नोलॉजी के अंदर ट्रेडिंग कर रहे, टेक्नोलॉजी शेयरिंग कर रहे, उसके बारे में कुछ नहीं था, है ना। तो इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट हैड एक्सपांडेड सब्सटेंशियली, मतलब एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होने लग गया है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के बारे में कुछ नहीं था गैट के अंदर, मतलब इंटेंजिबल एसेट्स। वर्ल्ड मर्चेंडाइज ट्रेड ट्रेड बहुत बढ़ गया था पहले से, बाय लीप्स एंड बाउंड बियॉन्ड इट्स स्कोप। द एम्बिग्यूटीज इन द मल्टीलेटरल सिस्टम कुड बी एक्सप्लॉइटेड। इतनी सारी कमियां थी कानून में कि लोग वो कमियों का फायदा उठा सकते थे। एफर्ट्स एट लिबरलाइजिंग एग्रीकल्चर ट्रेड वर नॉट सक्सेसफुल। एग्रीकल्चर ट्रेड के बारे में गैट में कुछ भी दिया नहीं था। एग्रीकल्चर ट्रेड मतलब एग्रीकल्चर रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स है उनका ट्रेडिंग के बारे में कुछ नहीं था। इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर, डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म नहीं था, एक कोड नहीं था, रेडरेसल सिस्टम नहीं था, ये सारी चीजें नहीं थी। इट वाज नॉट ट्रीटी एंड देयरफॉर द टर्म्स ऑफ गेट वर बाइंडिंग इनसोफार एज दे वर नॉट इनकोहेरेंट विद द नेशंस डोमेस्टिक रूल। वो ट्रीटी नहीं था, वो एक क्या था, एग्रीमेंट। समझ में आ रहा है, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। ट्रीटी यानी क्या, कानून नहीं था ना, मतलब वो कंपल्सरी लागू नहीं होता था। वो कब तक के लागू होता था, जब तक के देश के कानून के ऊपर नहीं है। समझ में आ रहा कि देश के, जैसे इंडिया के अंदर इंडिया का कानून सर्वोत्तोपरि, उसके बाद में सारे कानून रहेंगे, सबसे ऊपर इंडिया का कानून, बाकी सारे कानून बाद में रहेंगे। क्यों? क्योंकि गैट जो है वो सिर्फ एक एग्रीमेंट है, ट्रीटी थोड़ी है। दो देशों के बीच में ट्रीटी है क्या? नहीं, दो देशों के बीच में ट्रीटी नहीं है। दो देशों के बीच में अगर कोई ट्रीटी होती तो कानून बन जाता, है ना। तो बात ऐसी, वो ट्रीटी नहीं था, वो सिर्फ एग्रीमेंट था। एग्री तो क्या लोग आज कर सकते, कल नहीं कर सकते। तो जब तक के देश के कानून के ऊपर नहीं जाता था, जब तक के लोग गैट फॉलो करते थे। नहीं तो क्या हो जाता, देश के कानून को सबसे ऊपर है, गैट उसके बाद में। तो गैट इन सो फार एज वो इन सिंपल बोल सकता कि वो कंपलसरी नहीं था, क्योंकि वो सिर्फ एक एग्रीमेंट था, वो ट्रीटी नहीं था। इसीलिए गैट को खत्म किया गया। और उरुग्वे राउंड, मतलब जो एक राउंड ऑफ मीटिंग्स था जो कि करीबन 8 साल चला था, उसके अंदर डब्ल्यूटीओ का जन्म हुआ। सर हमको ये पढ़ने की जरूरत है कि बिल्कुल भी नहीं, ये उरुग्वे राउंड वगैरह पढ़ने की जरूरत नहीं। ठीक है, उसके अंदर सिर्फ बताया हुआ है कि कैसे कौन से राउंड में क्या हुआ, ये हुआ, वो सारी बातें उसके अंदर दी हुई है। आ जाइए वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या इसके प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव्स थे और किस तरीके से सारी चीजें हुई थी, वो अपन लोग देखते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट आउटकम ऑफ द उरुग्वे राउंड, जहाँ पे गैट की मीटिंग जो चालू थी उरुग्वे राउंड थी, और गैट के आखिरी वाली मीटिंग में ऐसा ठहराया गया कि अब गैट को हम बंद करके डब्ल्यूटीओ को जन्म देते हैं। सब कंट्रीज ने मिलकर ठहराया गैट की मीटिंग के अंदर ही।
Replacement of the General Agreement on Tariff and Trade Secretariat with the World Trade Organization at Geneva, with the authority not only in trade and industrial product but also agriculture product and services. सभी तरीके के प्रोडक्ट इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चर सभी तरीके. The bulk of the WTO's present operation come from the 1986-1994 negotiation called the Uruguay Round. Earlier negotiation under the General Agreement on Tariff and Trade. Despite the fact that the WTO replaced GATT as an international organization, the General Agreement still exists as the WTO's umbrella treaty for trade in goods, updated as a result of the Uruguay Round. तो गैट का रिलेवेंस खत्म किया गया और डब्ल्यूटीओ का रिलेवेंस बढ़ाया गया, लेकिन स्टिल डब्ल्यूटीओ भी क्या है, एक बहुत बड़ी ट्रीटी है, उसके अंदर गैट आज भी उसका पार्ट एंड पार्सल है, क्योंकि कैसा है, गैट ही पेरेंट्स है फॉर गिविंग द बर्थ टू दी डब्ल्यूटीओ. तो बच्चे के अंदर पेरेंट्स के तो गुण सारे रहने वाले हैं, तो उसी तरीके से गैट के जो सारे नियम कानून है वो डब्ल्यूटीओ में एज इट इज रिप्लेस किया गया है. सिर्फ गैट में क्या होगा, जैसे 10 चीजों के बारे में था, तो अब डब्ल्यूटीओ में 100 चीजों के बारे में रेडरेसल डिस्प्यूट मैकेनिज्म दिया हुआ है, 100 चीजों के बारे में डिस्कशन किया गया है. आई रिपीट, गैट के सारे नियम कानून डब्ल्यूटीओ में आज भी है, बल्कि मैं तो बोलूंगा डब्ल्यूटीओ में उससे और बहुत सारी चीजें ज्यादा ही है. ये गैट है और ये डब्ल्यूटीओ. समझ पा रहे क्या आप? ये डब्ल्यूटीओ बाहर वाला और अंदर वाला क्या है, ये गैट है. डब्ल्यूटीओ के अंदर गैट से तो बहुत ज्यादा नियम कानून दिए हुए हैं. ठीक. The principal objective of WTO is to facilitate the flow of international trade smoothly, freely, fairly and predictably. स्मूथली मतलब आराम से, बिना कोई रोक रुकावट के. फ्रीली मतलब विदाउट एनी टाइप ऑफ टैक्सेस, टैरिफ्स. फेयरली मतलब ऐसा ऐसा नहीं कि मेरा फायदा है दूसरे को नुकसान, ऐसा नहीं, सब लोगों का इक्वल फायदा होना चाहिए, फायदा तो भी होना चाहिए. प्रेडिक्टेबली मतलब कि देखो, जब मैं अगर गुड्स भेज रहा पाकिस्तान से इंडिया की तरफ, ठीक है, इंडिया ने बोला हम आप जो गुड्स भेज रहे हैं उसके ऊपर 12% ड्यूटी है, तो उसके ऊपर पहले से ही पाकिस्तान को मालूम होना चाहिए कि यार हाँ मैं ये गुड्स भेज रहा इंडिया की, उसके ऊपर 12% ड्यूटी है. ये तो मेरे गुड्स पाकिस्तान से निकलते समय 12% ड्यूटी था, इंडिया में आती से उसकी ड्यूटी 28% होगी, ऐसा होना नहीं चाहिए. प्रेडिक्टेबिलिटी मतलब क्या, एक बार जो बोल दिया वो बोल दिया. कमिटमेंट इज कमिटमेंट फॉर एवर. ऐसा नहीं कि अभी कुछ बाद में कुछ, कल कुछ आज कुछ परसों कुछ, एक बार हाँ यानी हाँ. तो WTO has 6 key objectives. Again an important question. To set and enforce the rules for international trade. इंटरनेशनल ट्रेड के नियम कानून बनाना. देखो, इंडिया पाकिस्तान के रूल नहीं मानेगा, पाकिस्तान इंडिया के रूल नहीं मानेगा, तो कैसा हो गया, इंडिया पाकिस्तान ये सब जो कंट्रीज है कोई इंटरनेशनल बॉडी के अम्ब्रेला जो नियम कानून है उन सबको मानने के लिए तैयार है. ये अम्ब्रेला है, ये अम्ब्रेला किसका है, डब्ल्यूटीओ का. इसके छत्र साए में सारी कंट्रीज इंटरनेशनल ट्रेड करती है. तो सारे नियम कानून बनाने का अधिकार भी किसको दिया, सब कंट्रीज ने मिलके, तेरे को भी नहीं मेरे को भी नहीं, एक अम्ब्रेला बॉडी है डब्ल्यूटीओ, उसके अंदर करने वाला. टू प्रोवाइड अ फोरम फॉर नेगोशिएशन मॉनिटरिंग ऑफ फर्दर ट्रेड लिबरलाइजेशन. दो कंट्रीज के बीच में ट्रेड हो रहा, निगोशिएट करना, प्राइजेस का नेगोशिएशन, टैक्सेस का नेगोशिएशन, ये सब के लिए वो. ट्रेड डिस्प्यूट, दोनों के बीच में झगड़ा होता है, डिस्प्यूट होता है, इसने बोला वो गलत करा, वो बोल रहा है ये गलत किया, उसके लिए भी डब्ल्यूटीओ है. ट्रांसपेरेंसी, ठीक है, कि डिसीजन मेकिंग एकदम ट्रांसपेरेंटली होना चाहिए, छुपाना नहीं है कुछ भी, ऐसा कुछ गलत करना नहीं है कोई कंट्री के साथ. कोऑपरेट विद मेजर अदर इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन, जैसे IMF हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, ग्लोबल इकोनॉमिक फोरम्स हो गए, उनके साथ में कॉपरेशन बढ़ाना, कंट्रीज को लाइन ऑफ क्रेडिट के अंदर लेने में मदद करना, ये सारी चीजें. हेल्प डेवलपिंग कंट्रीज बेनिफिट फुल्ली फ्रॉम द ग्लोबल ट्रेडिंग सिस्टम. जो गरीब देश है, जैसे सीशेल्स हो गया, एक कितना सा गरीब देश है जहाँ पे 1.5 लाख लोग रहते हैं, उनको भी इंटरनेशनल ट्रेड में एक्टिवली पार्टिसिपेट करके देना, उनको भी बढ़ावा देना. देखो, अमेरिका हो गया, जापान हो गया, चाइना हो गया, इनके साथ में सबको ट्रेड करने का है. छोटे छोटे कंट्रीज है, आइलैंड कंट्रीज है, अफ्रीका के जो दूर दराज के गांव में ऐसे कंट्रीज जहाँ पे नेटवर्क नहीं पहुंचता, वो ट्रेड में पार्टिसिपेट करे, तो जब इंटरनेशनल ट्रेड सक्सेसफुल होगा. ठीक है. The objectives of WTO agreement as acknowledged in the preamble of the agreement creating the World Trade Organization include preamble. हर देश के कंट्री का एक preamble रहता है, वैसे WTO बनाते समय भी उसका एक preamble रहा होगा. मतलब किसके लिए हमने ये WTO बनाया है. What is the objective of making the WTO? Raising the standard of living, ensuring full employment and large and steadily growing volume of real income, effective demand and expanding the production of trade एंड ट्रेड इन गुड्स एंड सर्विसेज. कितना बड़ा है और कितना इंपॉर्टेंट है. देखो क्या बोल रहे हैं, बोले क्यों बनाया, बोले हमने WTO कि लोगों का रहनीमान, लोगों का जीवन, लोगों का
लाइफ सुधारना है, उनको ऊंचा मतलब उनको बढ़ाना है, लोगों को नौकरियां देने का। नौकरियां और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का क्या लेना देना? देखो, डब्ल्यूटीओ है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन किसके लिए? इंटरनेशनल ट्रेड स्मूथली होने के लिए। देखो, ट्रेड होगा तो प्रोडक्शन होगा, प्रोडक्शन होगा तो नौकरियां मिलेगी, है ना। लार्जली एंड स्टेडीली ग्रोइंग वॉल्यूम ऑफ रियल इनकम। रियल इनकम मतलब क्या? अगेन, रियल इनकम मतलब इंक्रीज इन गुड्स एंड सर्विसेज, इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन, गुड्स एंड सर्विसेज का ज्यादा प्रोडक्शन करना है। फुल एम्प्लॉयमेंट कैसे? by increasing the real income, by increasing the real units of production, by increasing the production of goods and services each and every country। इफेक्टिव डिमांड बढ़ाओ, प्रोडक्शन बढ़ाओ, है ना। देखो, डिमांड बढ़ाओ, इनकम बढ़ाओ, प्रोडक्शन बढ़ाओ और एम्प्लॉयमेंट बढ़ाओ। क्या चार चीजें बढ़ाने के लिए डब्ल्यूटीओ बना हुआ है? देखो, डिमांड, ओके, एम्प्लॉयमेंट, प्रोडक्शन और इनकम। डिमांड, एम्प्लॉयमेंट, डिमांड, प्रोडक्शन, एम्प्लॉयमेंट, इनकम, ये बढ़ा के ही डब्ल्यूटीओ आगे बढ़ने वाला है। डब्ल्यूटीओ को इनको ही बढ़ाने के लिए बना है। The WTO's primary purpose is to open trade for benefits of all. Does its function by acting as a forum of trade negotiation among the member governments? सभी countries जो internationally available है वो सारे WTO के members हैं। Administering the trade agreements, reviewing the national trade policies, assisting the developing countries in trade policy issues, to technical assistance and training programs, and cooperating with the international organizations। ठीक है सर, फिर हमने ये इतना जो फैले हुआ टॉपिक उसमें हमने क्या पढ़ना है, आपको क्या क्या पढ़ने का है मैं बता देता आपको, एकदम सिंपल मैं बात बता देता आपको। देखो, अलग अलग टाइप्स ऑफ रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट्स, ये 2-2 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछते हैं। तो यहाँ पे 1 से लेके 8 तक रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट से 1 से 2 मार्क के लिए क्वेश्चन इसके ऊपर पकड़ के चलो, ठीक है। उसके बाद में आपने क्या देखना चाहिए, बाकी की सारी बातें छोड़ दो। गैट ने क्यों रेलेवेंस लूज किया, ये क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों ने ये पढ़ना चाहिए, गैट ने क्यों रेलेवेंस लूज किया, ठीक है। फिर उसके बाद में आप लोगों ने पढ़ना चाहिए कि प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव्स डब्ल्यूटीओ क्यों बना, क्वेश्चन नंबर 3। फिर उसके बाद में आप लोगों ने पढ़ना चाहिए कि डब्ल्यूटीओ का प्रियम्बल क्या है, क्वेश्चन नंबर 4। 4 क्वेश्चन करने के है। स्ट्रक्चर ऑफ डब्ल्यूटीओ पढ़ो, छोड़ दो, कुछ मतलब नहीं है वो पढ़ के। कैसे कैसे कौन प्रेसिडेंट रहता है, कौन चेयरमैन रहता है, कौन मिनिस्टीरियल रहता है, क्या रहता है, वो सब चीजें दिए भी, अपने कुछ करना नहीं है। WTO accounting for about 95% of world trade, 95% world trade is overlooked by WTO। क्यों? क्योंकि currently has 164 members of which 117 are developing countries and support custom territories, around 24 of others are negotiating members। मतलब WTO के आज सबसे ज्यादा मेंबर्स है, 164 कंट्रीज आज WTO के मेंबर्स है, जो कि 95% वर्ल्ड ट्रेड का हिस्सा रहता है। गाइडिंग प्रिंसिपल फॉर WTO, अब ये इंपॉर्टेंट चालू है से। सबसे पहला एक सबसे फर्स्ट इंपॉर्टेंट गाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ WTO इज ट्रेड विदाउट डिस्क्रिमिनेशन। मतलब कोई भी भेदभाव होना नहीं चाहिए। मतलब क्या हो गया है कि जैसे इंडिया है, अब इंडिया में भी लाइटिंग बनती है, चाइना में से भी लाइटिंग आप लोग इंपोर्ट करते हैं दिवाली के समय। तो ये क्या बोल रहे हैं, इंडिया की लाइटिंग को जितना आप इंपॉर्टेंस देंगे, इंडिया की लाइटिंग की आप जितनी एडवर्टाइज करेंगे, जितना प्रमोशन करेंगे, जितना उसको बढ़ावा देंगे, जितना उसका सेल के ज़्यादा होने के लिए प्रयत्न करेंगे, उतना ही सारी चीज़ें आप लोगों ने चाइना की लाइटिंग को भी देना चाहिए। एक्चुअली होता होगा कि ऐसा नहीं, अपन लोग क्या है, देखो यहाँ पे देश के पंतप्रधान ही बोलते हैं कि इम्पोर्टेड गुड्स का इस्तेमाल कम करो, दिवाली जो भी देश के अंदर जो सामान मिल रहा है उससे मनाओ। देखो, तो ये एक्चुअली डिस्क्रिमिनेशन है, ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के प्रिंसिपल के अगेंस्ट है। क्या हो रहा, जो कंट्री के अंदर जो प्रोडक्ट बन रहा है उनको जितना महत्व है, उनको जितना इम्यूनिटी है, उनको जितना एडवांटेज है, उनको जितना फेवर है, उनको जितना प्रिविलेज है, उनको जितनी इम्यूनिटी है, उनको जितना बढ़त है, उतना ही चाइना से आने वाले गुड्स को भी देना चाहिए। जैसे क्या हो गया, इंडिया के गुड्स जो है बोले उनको सामने के शोकेस के अंदर बोले इंडिया के गुड्स रखो बोले, और पीछे के शोकेस के अंदर बोले चाइना के गुड्स रखो। ऐसा नहीं, चाइना को पीछे का है, जितना सामने आप इंडिया को रखेंगे उतना ही सामने आपने चाइना को रखना चाहिए। ये कौन बोलता, इंडिया नहीं बोलता, ये बोलता WTO। जितना इंपॉर्टेंट, जितना फेवर, जितना प्रिविलेज, जितना एडवांटेज आप इंडिया के गुड्स को दे रहे हैं, उतना ही सिमिलर, उतना ही फेवर, उतना इम्यूनिटी, उतना एडवांटेज, उतना ही सब कुछ, जितना प्रिविलेज, इम्यूनिटी, फेवर, एडवांटेज जो भी देना है आपको, जो इंडिया को मिलना चाहिए, वही इंडिया के गुड्स को जो मिलना चाहिए, वही सारा एडवांटेज, फेवर, प्रिविलेज, इम्यूनिटी चाइनीज गुड्स को भी मिलना चाहिए। ठीक है, और अनकंडीशनली, कोई उसके ऊपर कंडीशन नहीं कि इतना लिए तो ऐसा, उतना लिए तो ऐसा, वैसा कुछ। जो इंडिया के साथ हो रहा, जो इंडिया के गुड्स के साथ हो रहा, वही सेम चाइनीज गुड्स के साथ भी इंडिया में होना चाहिए। Originally formatted as Article 1 of the GATT, this principle states that any advantage, immunity, favor, privilege granted by a contracting party to any product originating or destined for any country shall be extended immediately and unconditionally to all the like products originating or destined from all the territories
ऑफ ऑल अदर कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज। डब्ल्यूटीओ के एक मेंबर के साथ में जो आप व्यवहार करेंगे वही सबके साथ में करेंगे। जैसे इंडिया दो लोगों के साथ में व्यवहार करता है, पाकिस्तान भी, श्रीलंका भी। पाकिस्तान भी मेंबर है डब्ल्यूटीओ का, श्रीलंका भी मेंबर है डब्ल्यूटीओ का, इंडिया भी मेंबर है डब्ल्यूटीओ का। पाकिस्तान को आप फेवर करते, श्रीलंका को फेवर नहीं करते, ऐसा करना नहीं चाहिए। Under WTO agreements, countries cannot normally discriminate between their trading partners. If a country lowers the tariff barrier, opens up market, it has to do so with the same goods or services of all WTO members. एक मेंबर के साथ में 164 मेंबर्स, एक मेंबर के साथ में जो आप कर रहे फेवर, एडवांटेज, प्रिविलेज, इम्यूनिटी, वो सभी मेंबर्स को देना पड़ेगा। एक के साथ अच्छा, दूसरे के साथ में खराब नहीं, क्योंकि WTO के लिए सारे बच्चे 164 है, एक बच्चे को अच्छा दूसरे बच्चे को खराब ऐसा नहीं हो सकता। अंडर स्ट्रिक्ट कंडीशन वेरियस परमिटेड एक्सेप्शन। सर हाँ, आपको श्रीलंका को बहुत ज्यादा फायदा देने का है, पाकिस्तान को उतना फायदा नहीं देने का है, तो फिर क्या कर सकते हैं, श्रीलंका के साथ में आप क्या करना चाहिए, एक ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर लो, क्योंकि हम फेवर देने वाले हैं। कंट्रीज में एंटर इनटू फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एंड ट्रेडिंग में बी डन within the group discriminating against goods from outside. A country can raise barriers against products that are considered to be traded unfairly from specific countries और दे मेकिंग स्पेशल मार्केट एक्सेस टू डेवलपिंग कंट्रीज। हाँ, अगर कोई आपके साथ में गलत कर रहा है, जैसे चाइना इतनी लाइटिंग भेज रहे हैं इंडिया में कि इंडिया का मार्केट ही खराब करने का उसको, तो फिर आप चाइना के ऊपर डिस्क्रिमिनेशन कर सकते, लेकिन फेयर कंडीशन में ऐसा होना नहीं चाहिए। पढ़ो एक बार। जो एक मेंबर कंट्री के साथ में व्यवहार कर रहे डब्ल्यूटीओ के, वो सारे मेंबर कंट्रीज के साथ में सिमिलर व्यवहार करना चाहिए। जैसा एक को फेवर है, जैसा एक को इम्यूनिटी है, वैसे सबको देना चाहिए। नेशनल ट्रीटमेंट प्रिंसिपल। National treatment principle is complementary to MFN principle. Yet, Article 3 requires that, with respect to internal taxes, internal laws, etc., applied to import, treatment not less favorable than which is associated accorded to the domestic product must be accorded to the all members. In other words, country should not discriminate between its own and foreign products, services and nationals. जैसा आप इंडियन गुड्स के साथ में व्यवहार करेंगे, जैसा आप इंडियन लोगों के साथ में व्यवहार करेंगे, जैसा आप इंडिया के गुड्स के साथ में व्यवहार करेंगे, जैसा आप इंडिया के लोगों के साथ में व्यवहार करेंगे, जैसे इंडियन सर्विसेज के साथ में व्यवहार करेंगे, वैसा ही सर्विसेज, वैसा ही गुड्स, वैसा ही सारी चीजों के साथ में व्यवहार दूसरे देशों का भी करना चाहिए। For instance, once imported apples reach Indian market, they cannot be discriminated against and should be treated at par in respect with the marketing opportunity, product visibility and other with respect to locally produced apple. जैसे देश के एप्पल है, वैसे ही विदेश के भी एप्पल है। जो देश के एप्पल को मिलता व्यवहार, वही विदेश के एप्पल को भी मिलना चाहिए। नेशनल ट्रीटमेंट प्रिंसिपल मतलब जैसा एक के साथ में व्यवहार है, वैसा ही सबके साथ में व्यवहार होना चाहिए। Three requires that in respect of internal taxes, internal laws, etc., applied to imports, treatment not less favorable than which is accorded to domestic product must be accorded to all other members. जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट को ट्रीटमेंट है, वही ट्रीटमेंट आप लोगों को बाकी इसको देना पड़ेगा। इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते क्वेश्चन। MFN है ना, मोस्ट फेवर्ड नेशन प्रिंसिपल। मोस्ट फेवर्ड नेशन मतलब प्रिंसिपल मतलब क्या रहता है इसके अंदर कि डब्ल्यूटीओ के जो सारे मेंबर्स है वो सभी मोस्ट फेवर्ड नेशंस रहते हैं। उनके साथ में उनके साथ में ट्रेड करते समय सबको एक ही प्रिंसिपल लगाना चाहिए। ठीक है, जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट को जो नियम कानून है, वही सारे नियम कानून बाकी के देश के प्रोडक्ट को भी मिलना चाहिए। ये तो था नेशनल ट्रीटमेंट प्रिंसिपल, जैसा अपने देश के प्रोडक्ट के साथ वैसा ही बाहर के देश के प्रोडक्ट के साथ में भी। और ट्रेड विदाउट डिस्क्रिमिनेशन क्या बोलता, जो फेवर प्रिविलेज इम्यूनिटी, जो फेवर प्रिविलेज इम्यूनिटी आप एक कंट्री को दे रहे, वो डब्ल्यूटीओ की मेंबर है, दूसरे कंट्री जो डब्ल्यूटीओ की मेंबर है उनको भी वही फेवर प्रिविलेज इम्यूनिटी देना चाहिए। जो फायदा आप एक कंट्री को दे रहे, वही फायदा आपको दूसरे कंट्री को भी देना चाहिए, सब्जेक्ट टू सारे कंट्रीज डब्ल्यूटीओ के मेंबर है। नेशनल ट्रीटमेंट प्रिंसिपल क्या बोलता है, जैसा आप डोमेस्टिक गुड्स को ट्रीट कर रहे वैसा ही बाहर की गुड्स को भी ट्रीट करो, सेम ही है दोनों, कोई फर्क नहीं है। फ्री ट्रेड सिर्फ इसमें गुड्स के बारे में बोला हुआ है, ऊपर टैरिफ ट्रेड बैरियर के बारे में बोला, फ्री ट्रेड।
लोअरिंग ट्रेड बैरियर फॉर ओपनिंग अ मार्केट इज वन ऑफ द मोस्ट ऑब्वियस मींस फॉर एंगेजिंग इन ट्रेड। टैरिफ कम करो तो ट्रेड बढ़ने वाला, इंपोर्ट ड्यूटी कम कर दो इंपोर्ट बढ़ेंगे। बट बाय 1980 द नेगोशिएशन हैज एक्सपेंडेड टू कवर नॉन टैरिफ बैरियर्स आल्सो। मतलब कैसा रहता है, कभी कभी टैरिफ लगा के आप लोग इंपोर्ट कम करते हैं। टैरिफ लगाओ मतलब ड्यूटी लगाओ तो गुड्स का इंपोर्ट कम हो जाएगा। दूसरा तरीका क्या रहता है पता है, कि टैरिफ के बदले नॉन टैरिफ बैरियर लगाओ। मतलब बोलो कि हमको इतने किलो का पैकिंग में गुड्स होना चाहिए, हमको इस तरीके की पैकिंग चाहिए, हमको इस तरीके से गुड्स चाहिए, हमको ये क्वालिटी के चाहिए। ये नॉन टैरिफ बैरियर है। मतलब एक तो ड्यूटी लगा के ट्रेड कम करो, या फिर नॉन टैरिफ बैरियर लगा के ट्रेड कम करो। अल्टीमेट एम क्या है, नॉन टैरिफ बैरियर या फिर टैरिफ बैरियर लगा के ट्रेड कम करना है। हर एक कंट्री क्या चाहिए, इंडिया क्या चाहिए कि चाइना से कम माल इंडिया में आए। उसके दो तरीके हैं कम करने के, एक तो टैरिफ लगाओ, टैक्सेस लगाओ इंडिया में, या फिर नॉन टैरिफ बैरियर मतलब कंडीशन डाल दो, ऐसा नहीं वैसा होना, वैसा नहीं ऐसा होना। फ्री ट्रेड के अंदर क्या बोल रहे हैं कि टैरिफ बैरियर भी कम करो, नॉन टैरिफ बैरियर भी कम करो। Since this require adjustment, WTO agreements permit countries to bring in changes gradually through progressive liberalization। मतलब समय के साथ में टैरिफ बैरियर भी कम करो, नॉन टैरिफ बैरियर्स भी कम करना है, क्योंकि WTO का अल्टीमेट एम क्या है, बिना रुकावट के दो कंट्रीज के बीच में ट्रेड होना है। रुकावट कोई भी फॉर्म में होना नहीं है। प्रेडिक्टेबिलिटी, प्रेडिक्टेबिलिटी मतलब मैंने आप लोगों को बताया कि एक WTO के अंदर कैसा एक मैक्सिमम रेट आपको बोल देना चाहिए, ये बाइंडिंग रेट है हमारे लिए कि इसके ऊपर हम कभी रेट लगाएंगे नहीं, इसके ऊपर लगाए तो हम आपको जुर्माना लगाएंगे। WTO क्या बोलती है कि हर कंट्री जैसे इंडिया है, बोल दो मैक्सिमम टैरिफ कितना लगेगा, बोल दिया 28% है, तो बोले उसके ऊपर आप टैरिफ नहीं लगा सकते। इसको बोलते हैं प्रेडिक्टेबिलिटी। प्रिंसिपल्स ऑफ जनरल प्रोहिबिशन ऑफ क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन मतलब क्या होता है, WTO क्या बोल रहा कि कोई भी कंट्री कोटा नहीं लगाएगी। कोटा मतलब क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन, कि भारत के अंदर बोले ज्यादा से ज्यादा 1000 टन कांदा ही आएगा, 1000 टन के ऊपर कांदा भारत में आना नहीं चाहिए। ये ऐसे रिस्ट्रिक्शंस लगाना नहीं चाहिए। WTO क्या बोलती है, क्वांटिटी के ऊपर रिस्ट्रिक्शन आपने कभी लगाना नहीं चाहिए। क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस के ऊपर प्रोहिबिशन डाला है इसने, WTO ने। ग्रेटर कॉम्पिटिटिवनेस मतलब क्या है, दिस इज टू बी अचीव बाय डिस्करेजिंग अनफेयर प्रैक्टिसेस सच एज एक्सपोर्ट सब्सिडीज डंपिंग। मतलब एक्सपोर्ट सब्सिडी मतलब क्या है कि चाइना सब्सिडी दे रही है, बोली इंडिया में जाओ आप माल भेजो इंडिया में, जैसे चाइना बोल रही चाइनीज लोगों को वहाँ पे जो भी इंडिया के अंदर माल भेजेंगे हम आपको सब्सिडी देंगे, हम आपको टैक्स हॉलिडे देंगे। ऐसा ऐसा होना नहीं चाहिए। अपने को चाइना में बैठ के इंडिया को खत्म करने का सोचना नहीं है। ये सब अनफेयर प्रैक्टिसेस WTO अलाउ नहीं करता। अगर WTO के ध्यान में आ गया चाइना अनफेयर तरीके से इंडिया को डंप कर रहा है, इंडिया को गलत कर रहा है, इंडिया के अंदर ज्यादा प्रोडक्ट्स भेज रहा है, WTO एक्शन ले सकती है। टैरिफ लगाने के लिए बोल रहे हैं कि टैरिफ लगाओ, तो अगर आपको रिस्ट्रिक्ट करना ही है तो टैरिफ अपनाओ, एक बार का टैक्सेस लगाओ, लेकिन नॉन टैरिफ बैरियर्स अपनाना नहीं है। ट्रांसपेरेंसी है, प्रोग्रेसिव लिबरलाइजेशन है। लिबरलाइजेशन मतलब क्या कि फ्री ट्रेड के ऊपर अपने को आगे बढ़ने का है। मार्केट एक्सेस, सभी जो मेंबर कंट्रीज उनको फुल एंड फ्री मार्केट एक्सेस मिलना चाहिए। जैसे इंडिया को यूरोप के अंदर जो भी मार्केट है उसका फुल एंड फ्री एक्सेस मिलना चाहिए। जो लेस डेवलप कंट्रीज है उनको ज्यादा प्रिविलेज, ये सब आप लोग छोड़ सकते हैं। प्रोटेक्शन ऑफ हेल्थ एंड एनवायरमेंट, हेल्थ को हजार्डियस जो गुड है, एनवायरमेंट को हजार्डियस गुड्स है उनका एक्सपोर्ट इंपोर्ट होना नहीं चाहिए। डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म के बारे में भी बात चालू है।